व्हाट इज मीन बाय फाइल पॉइंटर समझते हैं. ईच फाइल हैज टू एसोसिएटेड पॉइंटर्स नोन एज द फाइल पॉइंटर. हर फाइल को कितने पॉइंटर्स रहेंगे? हर एक फाइल के साथ दो पॉइंटर्स एसोसिएटेड रहेंगे. वन ऑफ देम इज कॉल्ड इनपुट पॉइंटर. एक पॉइंटर को हम बोलेंगे इनपुट पॉइंटर एंड द अदर इज कॉल्ड एज आउटपुट पॉइंटर. तो ऐसे हर फाइल के साथ दो पॉइंटर्स एसोसिएटेड रहेंगे. These pointers are used to move through the files while reading or writing. तो ये पॉइंटर किस लिए यूज में आते हैं? टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम while reading or writing to the file. जैसे मान लो आपने कोई टेक्स्ट फाइल ओपन की है, अब आपको रीड करना शुरू करना है, तो कहाँ से रीड करना शुरू करेंगे? शुरुआत से. पहला कैरेक्टर रीड किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, और एक लाइन रीड हो गई. अब ये लाइन रीड करना शुरू किया, दूसरी लाइन, यहां तक के रीड करना शुरू, खत्म हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप. अब जो रीड करने वाला पॉइंटर है, कौन सा पॉइंटर? रीड. ऐसा लिखा हुआ है फाइल में ये सब कुछ ऐसा. तो अभी रीड कहां तक के किया हमने? यहां तक के रीड कर लिया. तो अभी रीड पॉइंटर कहां पे रहेगा? यहाँ पे. समझा क्या? तो ऐसे दो पॉइंटर रहेंगे, एक फाइल में से रीड करने वाला और एक फाइल में राइट करने वाला. मान लो रीडिंग पॉइंटर यहाँ तक पहुंच गया है और फाइल में लिखते लिखते राइटिंग पॉइंटर यहाँ तक पहुंच गया है. तो राइटिंग पॉइंटर कहाँ पर है? यहाँ पे. इतना कुछ लिखा हुआ है फाइल में. अब आप लिखना चाहते हो तो लिखना कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? इस पोजीशन से, क्योंकि राइटिंग पॉइंटर यहाँ पर है और रीड यहाँ तक करना हो गया है आपका. रीडिंग पॉइंटर यहाँ पर है. रीड करेंगे तो कहाँ से करेंगे? अब इसके आगे से आप रीड करेंगे. इतना समझा क्या? तो हर फाइल के साथ दो पॉइंटर रहेंगे, रीड पॉइंटर और राइट पॉइंटर बोलो आप, या फिर इनपुट पॉइंटर एंड आउटपुट पॉइंटर हम बोल सकते हो उसे. द इनपुट पॉइंटर इज यूज फॉर रीडिंग द कंटेंट. मैंने पहले ही समझाया. इनपुट पॉइंटर किस लिए यूज हो रहा है? कंटेंट को रीड करने के लिए. while the output pointer is used for writing the content to a particular location. given location पे ही उस पर्टिकुलर लोकेशन से लिखना आप शुरू करेंगे राइटिंग पॉइंटर. तो ऐसे दो पॉइंटर रहेंगे, इनपुट पॉइंटर एंड आउटपुट पॉइंटर. Each time an input or output operation takes place, the appropriate pointer is automatically advanced. जैसे ही आपने कोई कंटेंट रीड किया, जैसे आपने ये कैरेक्टर रीड किया, 1 बाइट रीड किया, तो ये जो पॉइंटर है ऑटोमेटिकली एडवांस, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे सरक जाएगा. अब आपने ये रीड किया तो पॉइंटर ऑटोमेटिकली इधर सरक जाएगा. नहीं, यहाँ तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा. फिर ये रीड किया, यहाँ पर आ जाएगा. ये रीड किया, यहाँ पर आ जाएगा. ये रीड किया, यहाँ पर आ जाएगा. तो जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे, जो इनपुट पॉइंटर है ऑटोमेटिकली आगे आगे एडवांस होते जाएगा, सरकते जाएगा. वैसे ही राइटिंग पॉइंटर का है. जैसे जैसे आप राइट करते जाएंगे फाइल में, आपको बढ़ाना नहीं पड़ता उसको, ऑटोमेटिकली वो क्या होते जाएगा? पॉइंटर एडवांस होते जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएगा. इनपुट पॉइंटर इज ऑल्सो नोन एज गेट पॉइंटर. ये याद रखना है. इनपुट पॉइंटर का ही दूसरा नाम क्या है? गेट पॉइंटर हम उसे बोलते हैं. और आउटपुट पॉइंटर इज ऑल्सो नोन एज पुट पॉइंटर. ये मैंने कंसेप्ट कल समझाया था. यहाँ से लेना है, फाइल में से हमें लेना है. तो इसके हमने कुछ फंक्शंस भी पढ़े थे. गेट लाइन फंक्शन. गेट लाइन फंक्शन क्या करेगा? पूरी की पूरी लाइन रीड कर लेगा, एक साथ में पूरी की पूरी लाइन रीड कर लेगा. गेट लाइन फंक्शन. तो गेट लाइन फंक्शन ने जैसे कि जैसे पूरी की पूरी लाइन रीड कर लिया, गेट पॉइंटर कहाँ पे चले जाएगा? अगली लाइन पे चला जाएगा. गेट पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा? अगली लाइन पे. फिर आपने वापस से गेट लाइन फंक्शन यूज किया, तो एक कैरेक्टर रीड नहीं होगा, पूरी की पूरी लाइन रीड हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा? गेट पॉइंटर अगले लाइन पे. तो इसे हम गेट पॉइंटर भी बोलते हैं. वो पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ से हम रीड करना शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे आप रीड करेंगे गेट पॉइंटर ऑटोमेटिकली एडवांस होते जाएगा. वैसे ही सिमिलरली पुट पॉइंटर राइटिंग पर्पस के लिए यूज होता है. फिर ऐसे चार टाइप के फंक्शंस होते हैं पॉइंटर से रिलेटेड. ये चार फंक्शंस है. पहला है सीक जी. ये मैंने समझाया था, याद होगा तो आपको. जी मतलब क्या? गेट पॉइंटर. सीक पी. पी मतलब क्या? पुट पॉइंटर.
टेल जी, जी मतलब गेट पॉइंटर, पी मतलब पुट पॉइंटर। तो सीक जी क्या करेगा, ये फंक्शन का क्या काम है? This function is used to move the file pointer forward with a given number of bytes. It is used to move get pointer. It is used to move get pointer forward. Get pointer को आगे आगे हम बढ़ा सकते हैं कितने भी bytes with a given number of bytes. With given number of bytes. अब जैसे आपको पहले 20 बाइट्स रीड नहीं करना है, डायरेक्टली 21th बाइट आपको रीड करना है, 21st बाइट रीड करना है, तो आप क्या करेंगे, गेट पॉइंटर को 20 बाइट्स आगे सरका देंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सीक जी, मतलब ये क्या करेगा, सेट करेगा, क्या करेगा, गेट पॉइंटर को सेट करेगा, आगे उतने बाइट्स लेके जाएगा। इसका सिंटैक्स है, मतलब ये कैसे यूज करेंगे आप, सिंटैक्स है इसका, सीक जी, ये फंक्शन लिखना है और अनसाइंड इंटीजर, और वैल्यू क्या देना है, अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर यानी कौन सा इंटीजर, जिसको साइन नहीं है, साइन नहीं है मतलब कैसा इंटीजर, अनसाइन बोले, पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर, पॉजिटिव। जैसे कि 7 लिखा तो आपने प्लस लिखना पड़ता क्या, साइन देना पड़ता क्या, नहीं। लेकिन अगर -7 लिखना है तो ये -7 हुआ क्या, साइन देना पड़ता ना हमें। तो ये हमने डेटा टाइप्स में पढ़े थे ना, साइंड आईएनटी, अनसाइंड आईएनटी, शॉर्ट आईएनटी, लॉन्ग आईएनटी। ये साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, ये क्या है, टाइप मॉडिफायर है। ये क्या है, टाइप मॉडिफायर, जो किसे मॉडिफाई कर रहे हैं, डेटा टाइप को मॉडिफाई कर रहे हैं। किसे मॉडिफाई कर रहे हैं, डेटा टाइप को। कि इंटीजर डेटा टाइप है ना, इंटीजर आपको समझता है, इंटीजर यानी निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स विथ होल नंबर, पॉइंट वाले नंबर नहीं चलते, उसको हम इंटीजर बोलते हैं ना, मैथ्स में भी आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर बोला है अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड यानी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। तो वो फॉरवर्ड कितने भी बाइट्स उसको आगे लेके जाएगा गेट पॉइंटर को। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे इफ स्ट्रीम क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इफ स्ट्रीम inf xyz डॉट दैट फाइल, और आप कर रहे inf डॉट सीक जी 10। तो ये हमने कल पढ़ा था फाइल के क्लासेस और उनके फंक्शंस। तो हमने क्या किया, इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है inf नाम से। कौन से नाम से, inf नाम से। अब inf नाम से हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल को रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड ही कर सकते, राइट नहीं कर सकते। क्यों राइट नहीं कर सकते, कौन बताएगा, क्योंकि वो इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, इफ स्ट्रीम। अगर इफ स्ट्रीम की जगह एप स्ट्रीम का बनाता तो दोनों कर सकते थे, रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, क्योंकि इफ स्ट्रीम और ऑप स्ट्रीम दोनों पे से क्या डिराइव हुआ है, एप स्ट्रीम। इतना कंसेप्ट हमको समझा अच्छे से। तो ये इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब फाइल को ओपन करना पड़ता है। फाइल ओपन करने के लिए हमने दो मेथड पढ़ी थी, एक जहां पर हम एक आर्गुमेंट पास करते, दूसरा जहां पे हम दो आर्गुमेंट पास करते। यहाँ पर दोनों भी मेथड यूज ना करते हुए तीसरी मेथड यूज कर लिया, ये भी कल समझाया था। ये क्या चीज है, कल बताया था, अरे एड्रेस, ये क्लास बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ब्रैकेट में कुछ पास कर रहा हूँ, आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, हाँ आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, तो क्या क्या बोलते हैं, कुछ कॉल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो कल भी तो बताया था, अभी इतना समझाने के बाद समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या करेगा, xyz डॉट डेट फाइल को ओपन कर देगा बाय डिफॉल्ट। कौन से मोड में, रीडिंग मोड में, क्योंकि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, इफ स्ट्रीम क्लास का। रीडिंग मोड में ओपन हो गया। अब मैं कर रहा हूँ inf डॉट सीक जी 10, यानी कि वो फाइल ओपन हो गई। कौन सी, xyz डॉट डेट, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मान लेते हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है ऐसा। अब जब आप ये फाइल ओपन हो जाएगी, पहली बार जब ओपन हो जाएगी ये फाइल, तो ओपन होते बराबर कर्सर कहाँ पे रहना चाहिए, स्टार्टिंग पोजीशन पे।
वहां से मैं रीड करना शुरू करूंगा, लेकिन मेरे को पहली लाइन दूसरी लाइन रीड नहीं करना है, मेरे को 10 बाइट के आगे से रीड करना है। कहाँ से रीड करना है? 10 बाइट के आगे से, 11वें बाइट से रीड करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 बाइट इतना लिखा हुआ है। कर्सर मेरा कहाँ पे सेट हो जाएगा? 11th नंबर के बाइट पे। कहाँ पे सेट हो जाएगा? 11th नंबर के बाइट पे यहाँ पे कर्सर सेट हो जाएगा। अब अगर मैं कुछ भी रीड करता हूँ तो ये पहली 2 लाइन रीड नहीं होगी, अगली यहाँ से लाइन से रीड होना शुरू हो जाएगा। मान लो एक लाइन कितने बाइट की? 5 बाइट की। 5 बाइट और 5 बाइट 10 बाइट। तो कर्सर कहाँ पे सेट हो गया? 11वें बाइट पे। कौन से बाइट पे? 11वें बाइट, क्योंकि उसने 10 बाइट आगे सरका दिया। कौन से पॉइंटर को? गेट पॉइंटर को। जी मतलब कौन सा पॉइंटर? गेट पॉइंटर। समझाएगा सबको? सो दैट इज अबाउट सीक जी। सिमिलरली इसी का अपोजिट है सीक पी। ये क्या करने वाला है? पुट पॉइंटर को उतने बाइट्स आगे फॉरवर्ड कर देगा। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिपोजिशन द फाइल पॉइंटर टू अ गिवन नंबर ऑफ बाइट्स। दिस फंक्शन इज एसोसिएटेड विद द आउटपुट पॉइंटर। आउटपुट पॉइंटर मतलब पुट पॉइंटर। आउटपुट पॉइंटर मतलब पुट पॉइंटर। करस्पॉन्डिंग क्लास टू प्रोसेस दिस फंक्शन इज ऑफस्ट्रीम क्लास। ये कौन से क्लास में मिलेगा? ऑफस्ट्रीम में। ये कौन से क्लास में मिलेगा? ईपस्ट्रीम में, क्योंकि रीडिंग वाला है। रीडिंग वाला है तो कौन सा ये फंक्शन किस में रहेगा? ईपस्ट्रीम में। ये राइटिंग वाला है तो कौन से क्लास में रहेगा? ऑफस्ट्रीम में। तो इसका सिंटैक्स, अब ये क्या करेगा लिखने की जरूरत नहीं है, ये वे भी सेम इसके जैसे ही करेगा, बस आगे सरकाएगा, लेकिन कौन से पॉइंटर को? पुट पॉइंटर को। सिंटैक्स सेम रहेगा, सीक जी की जगह सीक पी और अनसाइंड INT आपको पास करना है। और एग्जाम्पल भी इसी तरह से सेम बिल्कुल। इफ स्ट्रीम की जगह पे ऑफ स्ट्रीम क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ऑफ स्ट्रीम क्लास का आउट एफ मान लो, आउट एफ, और abc डॉट txt टेक्स्ट फाइल मान लो कोई, और आप कर रहे हो आउट एफ डॉट सीक पी 10। तो ये भी क्या करेगा? 10 बाइट आगे सरका देगा जब फाइल ओपन करेगा। तो अब राइटिंग जो शुरू होगा वो आपके 10वें बाइट से लिखना शुरू कर सकते हो आप। अब जैसा हमने सीक जी और सीक पी देखा, वैसा ही सेम है टेल जी और टेल पी। सीक मतलब सेट करना, कर्सर की पोजीशन सेट करना, और टेल मतलब ये बताएगा। टेल क्या करेगा? बताएगा। बोलते हैं ना टेल मी योर नेम, टेल मी व्हाट इज योर नेम, बताओ मुझे। तो टेल क्या करेगा? बताएगा कि कर्सर की पोजीशन कहाँ पर है फाइल में। गेट पॉइंटर, टेल जी बताएगा गेट पॉइंटर कौन से बाइट पे है, और टेल भी बताएगा कि पुट पॉइंटर कौन से बाइट पे है फाइल में। सो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन। ये बताएगा करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन ऑफ कौन सा पॉइंटर? गेट पॉइंटर की पोजीशन बताएगा वो। दिस फंक्शन इज एसोसिएटेड विद इनपुट फाइल स्ट्रीम। ये किससे रिलेटेड है? इनपुट फाइल स्ट्रीम। तो इसी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इफ स्ट्रीम INF, एग्जांपल देखते हैं इसका। इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने INF, और आप ओपन कर रहे INF डॉट ओपन xyz डॉट दैट फाइल इंटीजर n इक्वल टू INF डॉट टेल जी। अब ये देखो, ये जो हमने फंक्शन यूज किया है, किसी को समझ में आ रहा होगा तो बताना। ये जो हमने टेल जी फंक्शन यूज किया है, n इक्वल टू INF डॉट टेल जी जो फंक्शन मैंने यूज किया है वो मैंने एक्सप्रेशन में यूज किया है। कहाँ यूज किया है? मतलब जो टेल जी फंक्शन होगा वो किस टाइप का फंक्शन होगा? किसी को बात, कैसा फंक्शन होगा टेल जी? एक्सप्रेशन में कौन से फंक्शन यूज करते हैं? जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते। क्या करते? रिटर्न करते। मतलब वो कैसा फंक्शन है? फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। और उसका रिटर्न टाइप कैसा है? कोई बता सकता है क्या? अरे रिटर्न टाइप कैसा है उस फंक्शन का? इंटीजर है। फंक्शन का रिटर्न टाइप कैसा है? इंटीजर उसका रिटर्न टाइप है। हम फंक्शन बनाते हैं ना, फंक्शन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं,
और आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और बॉडी में कुछ भी लिख देते हैं जो भी लिखना है, और रिटर्न जो भी कुछ लिखना है वो रिटर्न करते हैं। समझा क्या? तो ऐसा रेडीमेड फंक्शन बना हुआ है टेल जी। किस टाइप का है? फंक्शन विथ रिटर्न टाइप वाला, यानी उसका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है। क्या नहीं है? वॉइड नहीं है। वो रिटर्न करने वाला है। कैसी वैल्यू रिटर्न करने वाला है? इंटीजर। इसीलिए उसको हमें किस में यूज करना पड़ेगा? एक्सप्रेशन में यूज करना पड़ेगा। किस में यूज करना पड़ेगा? एक्सप्रेशन। मैंने बताया था जब हमने फंक्शंस पढ़े थे कि कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आपने कोई फंक्शन को कॉल किया जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करने वाला है, और वो वैल्यू फेंक रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? कैच करने को लगेगा ना कोई ना कोई। मैंने तो एग्जांपल भी देख बताया था, फेंका भी था उसने, कैच भी छोड़ दिया था काड़े ने। ये था, हाँ। हाँ, उसने पकड़ लिया था कैच। फिर भी तो याद नहीं आया आज कि वो कैच कर रहा है। कौन कैच कर रहा है यहाँ पे? एन। एन वो वैल्यू कैच कर रहा है जो ये फेंकेगा, टेल जी। टेल जी क्या फेंकेगा? करंट फाइल पॉइंटर की पोजीशन, कि फाइल पॉइंटर कहाँ पर है। कौन सा फाइल पॉइंटर? गेट पॉइंटर। गेट यानी कौन सा? रीडिंग वाला। कौन सा? रीडिंग पॉइंटर। वैसा ही सिमिलरली टेल पी क्या करेगा? बताओ जल्दी से। पुट पॉइंटर का पोजीशन रिटर्न करेगा। किससे एसोसिएटेड रहेगा ये? ऑफ स्ट्रीम क्लास से। तो डायरेक्टली एग्जांपल लिखूं, समझेगा? एग्जांपल ऑफ स्ट्रीम क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया आउट एफ, और आप लिख रहे हो आउट एफ डॉट ओपन abc.txt फाइल। तो ये बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में ओपन हो जाएगी? राइटिंग मोड में। और आप लिख रहे हो अब इंटीजर n, n इक्वल टू outf डॉट टेल p, पूरा सेम टू सेम। ये फेंकेगा ये भी, तो ये भी कैसा फंक्शन है? फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। इसका भी रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। लेकिन ये किसकी पोजीशन बता रहा है? पुट पॉइंटर की पोजीशन बता रहा है। टेल पी पुट पॉइंटर की पोजीशन बताएगा, और टेल जी गेट पॉइंटर की पोजीशन बताएगा। इतना समझाए सबको? समझाया क्या? लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपके टीपीएस में से ही बता रहा हूँ पूरा का पूरा। एक और बात समझ लेते हैं, इसी में एक और चीज दी हुई है कि सीक फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज विथ टू आर्ग्यूमेंट्स। जैसा हमने ओपन फंक्शन के बारे में देखा था, दो आर्गुमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं और एक आर्गुमेंट के साथ भी यूज करते हैं। वैसे ही जो सीक जी और सीक पी फंक्शन है, वो भी एक आर्गुमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं और दो आर्गुमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये सीक जी और सीक पी जो फंक्शन है, ये किस टाइप के फंक्शन हुए? क्या कर रहे हैं ये फंक्शंस? हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग। कल ही तो पढ़ा था, कल बताया था ना। ओपन फंक्शन क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। एक आर्गुमेंट के साथ भी कॉल कर सकते हैं और दो आर्गुमेंट के साथ भी। तो सीक जी और सीक पी को भी दो आर्गुमेंट के साथ कॉल कर सकते हैं। कैसे? इसका एग्जांपल है, यानी सिंटैक्स है सीक जी ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पोजीशन। वैसे ही सीक पी ऑफसेट और रेफरेंस पोजीशन, दो वैल्यू देना है। एक देना है ऑफसेट और दूसरा देना है रेफरेंस पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये सिंटैक्स लिखा है मैंने दोनों का भी, कि इस तरह से दो आर्गुमेंट आप पास करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑफसेट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बाइट्स फाइल पॉइंटर इज टू मूव्ड फ्रॉम द लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द रेफरेंस पोजीशन। ऑफसेट तो क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा, जैसे इंटीजर वैल्यू दे रहे थे वैसे ही। लेकिन ये रेफरेंस पोजीशन कौन सी रहेगी? तो अलग अलग रेफरेंस पोजीशन हो सकती। पहली है iOS स्कोप रेजोल्यूशन बिग, मतलब बिगनिंग ऑफ द फाइल। बिगनिंग ऑफ द फाइल से कितने बाइट आगे लेके जाना है। दूसरा iOS स्कोप रेजोल्यूशन CUR, दैट मींस करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर से कितने आगे लेके जाना है। और थर्ड है iOS स्कोप रेजोल्यूशन एंड ऑफ फाइल। अब आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, यहाँ पे कुछ सवाल पूछना चाहिए आपने मुझे। कुछ नहीं पूछ रहे क्या? मैं ही बताऊं? हाँ, ऑफसेट की जगह इसे पुट करना है। नहीं, ऑफसेट की जगह नहीं पुट करना है इसे। ऑफसेट तो नंबर है,
कि भाई जैसे आपने कोई मान लो गेट पॉइंटर वाला है हमारा एग्जांपल, जैसा कि हमने देखा अभी, क्या INF डॉट सीक जी 10 लिखा था ना मैंने, 10 बाइट आगे लेके जाओ, तो 10 बाइट आगे लेके जाओ, और उसके बाद में लिख रहा हूं मैं iOS स्कोप रेजोल्यूशन CUR करंट पोजीशन से, तो ये और INF डॉट सीक जी 10 ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों भी सेम रिजल्ट देंगे कि 10 बाइट आगे लेके जाओ करंट पोजीशन से। ये करंट लिखो या ना लिखो सेम ही है, लेकिन अब मैं लिखता हूँ iOS स्कोप रेजोल्यूशन बिगनिंग। अब मान लो फाइल में बहुत कुछ लिखा हुआ है और अभी पोजीशन, कर्सर पोजीशन यहाँ पर है, गेट पॉइंटर कहाँ पर है, बीच में कहीं तो भी है, लेकिन यहाँ से 10 बाइट आगे मत लेके जाओ, बिगनिंग से 10 बाइट आगे लेके जाओ, तो 11वें बाइट पे आ जाएगा। कौन से बाइट पे आ जाएगा, 11th बाइट पे आ जाएगा। समझा क्या? अभी भी कोई डाउट आ रहा है क्या आपके मन में? हाँ बोलो, आया क्या डाउट? आना चाहिए। iOS 8 नहीं, वो फाइल ओपनिंग मोड है, कल जो हमने पढ़े थे ना वो फाइल ओपनिंग मोड है। अभी आपको जो सवाल जो मैं पूछ सोच रहा हूँ कि आपके मन में आना चाहिए था, आया नहीं अभी तक के। iOS स्कोप रेजोल्यूशन अगर मैं देता हूँ एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल यानी कि एंड है, सॉरी एंड, वो iOS एंड है, सॉरी iOS एंड देता हूँ, दैट इज एंड ऑफ फाइल अगर मैं बोलता हूँ, तो वो एंड ऑफ फाइल से और कैसे आगे जाएगा कर्सर? जब फाइल ही एंड हो गई उसके आगे और कैसे जाएगा? समझ रहा है क्या? तो अगर उसके आगे अगर वो पुट पॉइंटर है, कौन सा पॉइंटर, राइटिंग वाला पॉइंटर है, तो 10 बाइट आगे जा सकता है कि भाई 10 बाइट ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद मेरे को 11वें बाइट से लिखना है। मान लो फाइल यहाँ पे खत्म हो गई, ये 10 बाइट छोड़ दो ब्लैंक, 11वें बाइट से लिखना चालू करो जो भी कुछ है। लेकिन अगर रीडिंग वाली फाइल है, कौन सी फाइल है, रीडिंग वाली फाइल है, और रीडिंग वाली फाइल यहाँ पे खत्म हो गई, आगे रीड करने को कुछ है ही नहीं, गेट पॉइंटर 11वें पोजीशन पे और 12वें पोजीशन पे आगे ले जाके कोई फायदा होगा क्या? नहीं। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो ऑफसेट है वो आप निगेटिव भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? निगेटिव। लेकिन जो हमने सिंगल वाला पढ़ा वहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा है अनसाइंड आईएनटी। कौन सा आईएनटी? अनसाइंड आईएनटी, यानी पॉजिटिव ही देना है। यहाँ पर अगर आप एंड ऑफ फाइल यूज कर रहे हो तो आप ऑफसेट निगेटिव भी दे सकते हो। मतलब अगर आपने -10 दिया तो लास्ट से 10 बाइट पीछे चला जाएगा वो, -10 यानी लास्ट से 10 बाइट पीछे चला जाएगा। समझा क्या? सो ये आपके मन में सवाल आना चाहिए था, खैर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो दैट इज अबाउट द फाइल पॉइंटर। किसी को डाउट है कुछ फाइल पॉइंटर से रिलेटेड? नेक्स्ट है फंक्शंस, जो कि बेसिकली हमें यूज करना है फाइल में से डेटा रीड करने के लिए और फाइल में डेटा राइट करने के लिए। तो पहला फंक्शन आता है इसमें पुट फंक्शन, नाम पे से समझ में आता है। पुट फंक्शन काय का काम करेगा? फाइल में लिखने का काम करेगा ना। सो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इनटू अ फाइल, यूज्ड टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर इनटू अ फाइल। ये पुट फंक्शन की मदद से एक समय पे एक ही कैरेक्टर लिख सकते हो आप फाइल में, एक समय पे एक ही कैरेक्टर। जैसे आपने कोई तो भी टेक्स्ट फाइल ओपन करके रखी, नोटपैड की बना के रखी है, अब आपको उसमें लिखना है उसमें, जैसे कि माय नेम इज आंद्रे रसल, तो एक बार में पूरा माय नेम इज आंद्रे रसल नहीं लिख सकेगा वो। अगर वो पुट फंक्शन यूज करेगा तो माय नेम इज आंद्रे रसल लिखने के पहले सबसे पहले लिखा जाएगा एम। क्या लिखा जाएगा? एम। जब एक बार उसने पुट फंक्शन यूज किया तो क्या लिखा गया? एम। एक बार में एक कैरेक्टर लिखता है वो, समझा? फिर वापस से उसको एक और बार पुट कैरेक्टर पुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, वो लिखेगा वाई। फिर वापस से उसको पुट कैरेक्टर यूज कर पुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा और वो लिखेगा गलत, स्पेस। क्या लिखेगा? स्पेस। स्पेस आ जाएगी थोड़ी सी,
फिर एक बार पुट फंक्शन यूज करेगा, लिखेगा n, फिर एक बार पुट फंक्शन यूज करेगा, फिर एक बार पुट फंक्शन यूज करेगा, फिर एक बार पुट फंक्शन यूज करेगा, फिर एक बार पुट स्पेस। समझा क्या? सो पुट फंक्शन इज यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर इनटू अ फाइल। इतना समझा है सबको? तो एक बार में एक कैरेक्टर लिखता है वो, स्पेसिफाइड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपस्ट्रीम। ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा? ऑपस्ट्रीम का। और ऑपस्ट्रीम का नहीं बनाना चाहे तो किसका बना सकते हैं आप? एपस्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी ये काम करेगा पुट फंक्शन, ऑपस्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ भी और एपस्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ भी। इतना सबको समझाऊंगा अभी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल ऑपस्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट पुट कैरेक्टर वेरिएबल। एग्जांपल समझते इसका डायरेक्टली। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ऑपस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने आउट एफ, या एफ आउट लिखते ना हम सीधा सीधा, सी आउट की जैसा एफ आउट। जैसा हमारा सी आउट रहता है वैसे हम ऑब्जेक्ट क्या बनाना चाहिए हमने? एफ आउट। तो समझ में आए थोड़ा सा? एफ आउट। और आप लिख रहे हो एफ आउट डॉट ओपन, कोई तो भी फाइल ओपन करना पड़ेगा। एबीसी आपने फाइल ओपन की तो बाय डिफॉल्ट ऑपस्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है तो बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में ओपन होंगी? वो राइटिंग मोड में ओपन हो जाएगी फाइल। और आपने लिया कैरेक्टर वेरिएबल में सी की वैल्यू आपने लिया ए। कैरेक्टर क्या है? डेटा टाइप। सी क्या हो गया उसका? वेरिएबल। इस सी में आपने रखा, क्या रखा? एक कैरेक्टर। एक बार में क्या रख पाएगा वो? एक कैरेक्टर। उसने एक कैरेक्टर रखा, ए नहीं रखना है उसको, और कुछ रखना है। क्या रखना है भाई? एट द रेट का साइन रखना है, तो एट द रेट का साइन रखा उसने। कैरेक्टर वेरिएबल कुछ भी कैरेक्टर रख सकते हैं ना आप उसमें, तो आपने एट द रेट का साइन रख दिया उसमें। अब आप कर रहे हो आउट, एफ आउट डॉट पुट, एफ आउट डॉट पुट। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, क्लास के थ्रू, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। और कुछ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पैरामीटर क्या पास करना पड़ेगा? सी। ये जो सी है, सी में क्या है? एट द रेट का साइन है। ये लिखो, ये रखो, पुट यानी रखो। कहाँ रखो? एफ आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फाइल ओपन है उस फाइल में। एफ आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन सी फाइल ओपन है? देखो एबीसी। एफ आउट ने कौन सी फाइल ओपन करके रखी है? एबीसी फाइल ओपन करके रखी है एफ आउट ने। और इस फाइल में लिख दो, क्या लिख दो? एट द रेट। क्या लिख दो? एट द रेट। समझा है क्या? अब आप जाके वो फाइल जाके डी ड्राइव में जहाँ पे भी कहीं है वो ओपन करके देखना, उस फाइल में आपको एट द रेट का साइन दिखेगा अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है प्रोग्राम तो। समझा? और मान लो उसको पूरा लिखना था, माय नेम इज आंद्रे रसल, तो उसको ये चीज क्या करना पड़ेगा? जो एक ही काम बार बार करना पड़ता है तो हम क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लूप। तो वो क्या करेगा? एक स्ट्रीम में या फिर एरे में पूरा का पूरा अपना लिख के रख लेगा सेंटेंस, माय नेम इज आंद्रे रसल। और वो बोलेगा जब तक के एरे में डेटा है तब तक के लिखते जाओ, तब तक के ये पुट फंक्शन परफॉर्म करते जाओ, बार बार पुट 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 पुट। तो एक ही स्टेटमेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो जनरली हमने कल एक प्रोग्राम देखा था, उसमें हमने लूप देखा था। कौन सा लूप देखा था? वाइल लूप। वाइल लूप के थ्रू हम क्या कर रहे थे? रीड कर रहे थे और राइट कर रहे थे। नहीं तो बार बार लिखूंगा क्या? पुट एम, पुट वाई, पुट स्पेस, पुट एन, पुट ए, पुट एम, पुट ई। तो ऐसा कितने बार लिखना पड़ेगा? बहुत बार लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हो। जनरली कौन सा लूप यूज होता है यहाँ पे? वाइल लूप। वाइल के साथ कंडीशन लगा देते, वाइल जब तक कि हमारे पास डेटा है फाइल में पुट करते जाओ, जब डेटा खत्म हो जाएगा ऑलरेडी स्टॉप हो जाएगा और रुक जाएगा। जैसा हमने पुट देखा, सिमिलरली इसका अपोजिट क्या है? गेट। ये क्या करेगा? जैसे पुट फंक्शन एक बार में एक कैरेक्टर रख रहा था, गेट फंक्शन क्या करेगा? फाइल में से एक बार में एक कैरेक्टर रीड करेगा। देखो पढ़ो, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द स्पेसिफाइड फाइल बाय इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इफ स्ट्रीम। तो ये एक कैरेक्टर लिखता है तो ये एक कैरेक्टर रीड कर पाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका डायरेक्टली। अब कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? इफ स्ट्रीम क्लास का। एफ आउट की जगह क्या बनाना पड़ेगा? एफ इन। जरूरी नहीं है एफ इन, यहाँ पे भी एफ आउट नाम से बनाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट है, कोई भी नाम से बना सकते हैं। तो हमने दिया हुआ नाम है, तुम्हारा भी नाम लिख सकते, लेकिन हम ऐसे नाम यूज करते जनरली जिससे समझ में आए कि वो क्या हो रहा है वहां पे।
तो वहाँ पे सी आउट सीन करते थे रेडीमेड वाले, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एफ आउट एफ इन वगैरह ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एफ इन करके ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। उसके बाद कैरेक्टर सी और एफ इन डॉट ओपन एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड फाइल ओपन हो जाएगी बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में, राइटिंग मोड में। और यहाँ पे उन्होंने वाइल लूप लगाया है, वाइल एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल इक्वल टू 0। अब रीड कर रहे हो आप, तो हमने पढ़ा जैसे जैसे रीड करते जाएंगे एक एक कैरेक्टर जो गेट पॉइंटर ऑटोमेटिकली आगे आगे बढ़ता है, हमें बढ़ाने की जरूरत है क्या, नहीं। अब मान लो @ नहीं, उसमें पूरा लिख के रखा है, पहले से हमने लिख दिया, उसमें लिखा हुआ है माय नेम इज राम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल वाइल एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल इक्वल टू 0, जब तक के एंड ऑफ फाइल नहीं आता तब तक के क्या करो, रीड करो उसमें से। कैसे रीड करेंगे, एफ इन डॉट, उन्होंने INF नाम से बनाया ऑब्जेक्ट, मैंने एफ इन नाम से बनाया, अगर आप किताब में देख रहे होंगे INF बनाए, मैं एफ इन बनाया, एफ इन डॉट गेट सी, एफ इन डॉट गेट सी, यानी उसमें से रीड करो, फाइल में से रीड करो। एफ इन डॉट गेट क्या करेगा, रीड करेगा। और रीड करेंगे तो रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कहाँ रख रहे हैं हम, सी में, कहाँ रख रहे हैं, सी में। लेकिन सी कैसा वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है, तो एक समय पे एक ही कैरेक्टर रहेगा सी के पास, एक समय पे एक ही कैरेक्टर रहेगा। उसने रीड किया एम, क्या रीड किया, एम, सी में क्या आ गया, एम, सी में एम आ गया। अब आपको दिखाना है कि एम आ गया, तो आप क्या कर रहे हो, सी आउट से आउटपुट में दिखा रहे हो इसकी वैल्यू एम आ गया हमारे पास, क्या दिखा रहे हो, एम आ गया। तो सी आउट क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करता है, एम प्रिंट हो जाएगा, एम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। अब ये एंड ऑफ फाइल आई क्या, नहीं, ऑटोमेटिकली गेट पॉइंटर ऑटोमेटिकली एडवांस हो जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ गया वो देखेगा कि है अभी और कैरेक्टर रीड करने को है, तो एंड ऑफ फाइल नहीं आई तो फिर से करेगा एफ इन डॉट गेट, और वो वापस से सी में रखेगा, अब क्या रखेगा, वाई, ओवरराइड हो जाएगी वो वैल्यू, एम जाके क्या आ जाएगा उसकी जगह, वाई, और ये वाई की वैल्यू वापस से पुट कर रहा हूँ मैं, सॉरी सी आउट कर रहा हूँ, वाई प्रिंट हो गया। फिर ऑटोमेटिकली एडवांस हो जाएगा गेट पॉइंटर, अभी भी है रीड करने को स्पेस है वहाँ पे, तो देखेगा एंड ऑफ फाइल नहीं आया है, वो रीड करेगा स्पेस, स्पेस प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से पूरा प्रिंट करेगा माय नेम इज राम, और ये डॉट भी दिया है फुल स्टॉप, ये भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखेगा कुछ भी कैरेक्टर नहीं है, एंड ऑफ फाइल आ गया है, तो ये रुक जाएगा कर्सर और लूप इसके बाहर आ जाएगा। समझाएगा सभी को। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पुट एंड गेट। वैसे ही सिमिलरली दो फंक्शंस है, रीड एंड राइट, रीड फंक्शन एंड राइट फंक्शन। रीड स्मॉल में चाहिए पूरा, रीड फंक्शन, डिफरेंस क्या है पुट गेट और रीड राइट में, तो देखो रीड फंक्शन क्या करता है, इट हैज द फॉर्म, इसका सिंटेक्स ऐसा है, रीड कैरेक्टर स्टार एड्रेस ऑफ वेरिएबल कॉमा साइज ऑफ वेरिएबल। डेटा विच इज स्टोर्ड यूजिंग राइट, राइट फंक्शन के थ्रू जो भी डेटा आपने फाइल में लिखा है कैन बी यूज रीड बाय यूजिंग रीड फंक्शन, उसको रीड फंक्शन से आप रीड कर सकते हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड बाइनरी मोड फ्रॉम फाइल, जो आप कल पूछ रहे थे, मैं बोला एग्जांपल आएगा जब समझेगा। तो रीड एंड राइट ये फंक्शन हम यूज करते हैं बाइनरी मोड में रीड और राइट करने के लिए। दिस फंक्शन इज एसोसिएटेड विद इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, रीड करने वाला है तो कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा, इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा।
जनरली रीड एंड राइट फंक्शन आर यूज विद द स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट। जनरली किसके साथ यूज होगा, ये स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा। टू स्टोर द रिकॉर्ड्स, दिस फंक्शन हैज टू आर्गुमेंट्स। इसके दो आर्गुमेंट है, देखो ये पहला आर्गुमेंट ये और दूसरा आर्गुमेंट ये। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, फर्स्ट इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। पहला क्या है, देखो एड्रेस ऑफ वेरिएबल, m% यानी क्या, एड्रेस। फर्स्ट इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी डेटा टाइप, एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी डेटा टाइप। क्योंकि जो आपका डेटा फाइल में रखा है वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वेरिएबल, फोटो, इमेज, कोई भी फॉर्मेट में डेटा हो सकता है। ऐसे मोड को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी मोड। ऐसे मोड को क्या बोलते हैं, बाइनरी मोड। क्योंकि कंप्यूटर को कौन सा डेटा समझता है, बाइनरी डेटा। तो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है वो, उसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल ऑफ एनी डेटा टाइप, बट डेटा इज कन्वर्टेड इनटू पॉइंटर। उस डेटा को कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंटर। स्टार यानी क्या, पॉइंटर। उसको हमें कन्वर्ट करना है पॉइंटर टाइप में, टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू कैरेक्टर, एंड द सेकेंड पैरामीटर इज द साइज ऑफ दैट वेरिएबल। सेकेंड कैरेक्टर क्या है, साइज ऑफ दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल का साइज कितना है, यानी कितने बाइट का है वो। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्ट्रक्ट एस कैरेक्टर n of 20 इंटीजर t। जैसा हमने क्लास पढ़ा है वैसे ही दूसरा एक टाइप होता है स्ट्रक्चर। ये हम सी में पढ़ते हैं, बेसिकली सी का कंसेप्ट है ये, लेकिन C++ में फाइल हैंडलिंग के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को। जैसे कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, वैसे स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पे दो टाइप का डेटा है, एक कैरेक्टर डेटा है और एक इंटीजर डेटा है। तो मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इफ स्ट्रीम inf ऑफ xyz। तो बाय डिफॉल्ट ये xyz फाइल को ओपन कर देगा कौन से मोड में, बोलो फटाक से, रीडिंग मोड में। अब ये स्ट्रक्ट क्लास का स्ट्रक्ट डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट डेटा टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एस एम। स्ट्रक्ट एस का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एम। स्ट्रक्चर क्या है, डेटा टाइप है, उसका वेरिएबल बनाया एस। इस वेरिएबल के लिए एक मेंबर बनाया एम। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाइल inf डॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक के एंड ऑफ फाइल इक्वल टू 0 नहीं आ जाता, यानी जब तक के डेटा है फाइल में उसको रीड करना है, तो वो रीड करेंगे हम, रीड कैरेक्टर स्टार एड्रेस ऑफ एम कॉमा साइज ऑफ एम, एड्रेस ऑफ एम कॉमा साइज ऑफ एम। अब ये साइज ऑफ एम कितनी रहेगी, कोई बता सकता है क्या? कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितने बाइट लगते हैं, 1 बाइट। तो यहाँ पे 20 साइज का कैरेक्टर है, कितने बाइट्स हो गए ये, 20 बाइट्स। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट, 20 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 20 बाइट। इंटीजर को कितने बाइट लगते हैं, 2 बाइट। तो ये जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया m, इसको टोटल कितने बाइट लगने वाले हैं, 22 बाइट्स। तो ये आपको मालूम नहीं है कितने बाइट का आपका डेटा रहने वाला है, क्योंकि ऐसा मिक्स डेटा रहेगा, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। क्योंकि स्ट्रक्चर वैल्यू, स्ट्रक्चर मेंबर को रीड करना है या स्ट्रक्चर मेंबर राइट करना है, रिकॉर्ड्स राइट करना है फाइल में, ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, रीड और राइट फंक्शन यूज करेंगे। तो ये रीड करेगा पूरे एम का सारा डेटा और ये दिखाएगा सी आउट। न्यू लाइन कैरेक्टर में हम दिखा रहे हैं एम डॉट एन पहला, सी आउट न्यू लाइन में एम डॉट टी। 2 वैल्यू रहेगी। तो मान लो कोई फाइल है जिस फाइल में आपने लिख के रखा है कैरेक्टर कितने 20 बाइट्स के है और इंटीजर है a 20 b 25 c 21 d 22 e 23, यानी ये सब क्या है, आपके रोल नंबर है ABCDE, और ये 20 25 21 22 23 क्या है, मार्क्स है। इस तरह की फाइल है।
वैसे ही आप आपके साथ के नाम, सैलरी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे रिकॉर्ड्स फाइल में मेंटेन कर सकते हैं। और इसे रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रीड फंक्शन यूज़ करते हैं, या ऐसे डेटा को राइट करने के लिए क्या करेंगे हम, राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसका आउटपुट आएगा, जब तक के डेटा ये आउटपुट दिखाएगा। ये रीड करेगा पहला m.n यानी कैरेक्टर दिखाएगा a, उसके बाद में क्या दिखाएगा, a को कितने मार्क है 20, फिर दिखाएगा b को कितने मार्क है 25। इस तरह से पूरा डेटा दिखाएगा जब तक के फाइल में डेटा है। और ऐसा ही सिमिलरली रीड की तरह दूसरा फंक्शन कौन सा है, राइट, जिसका पर्पस है कौन सा डेटा लिखना फाइल में, स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा, या फिर जैसे हमने स्ट्रक्चर यूज किया वैसे हम क्लास भी यूज कर सकते हैं। क्लास के ऑब्जेक्ट्स, उसके डेटा मेंबर्स हम क्या कर सकते हैं, फाइल में लिख सकते हैं।